दोस्तों, कई सारे लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत सीमांचल से हो रही है। शुरुआत नहीं हो रही है, लेकिन ये पूर्णिया की धरती है, ये इलाका सीमांचल का इलाका है और यह साल महान कवि, महान कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म शताब्दी वर्ष है। और उस कवि को याद करते हुए हम यह कहना जरूर चाहते हैं कि यह आगाज जो पूर्णिया से हुआ है, यह पहला बेशक ना हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुकाम जरूर हासिल करेगा। मैं आपसे इस विनती के साथ, इस आग्रह के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। यह किसान आंदोलन सिर्फ खेती को बचाने का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन सिर्फ किसानों को एमएसपी का लाभ मिल जाए, इसका आंदोलन नहीं है। यह विनती करते हुए इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस आंदोलन के भीतर जो ऊर्जा लगी हुई है, इस आंदोलन के भीतर जो चिंता है, उस ऊर्जा और चिंता दोनों को हमको समझने की जरूरत है। याद कीजिए, जब सीए एनआरसी का विरोध हो रहा था, उस वक्त भी हम यही कह रहे थे कि यह सिर्फ मुसलमानों का आंदोलन नहीं है। और आज जब किसानों का आंदोलन हो रहा है, तब भी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि यह सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के आम और आवाम के हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई है। आपको नहीं लगता है कि जेएनयू के विद्यार्थियों के साथ ही यही बर्ताव किया गया? ये बोल करके कि जेएनयू के विद्यार्थी देश को तोड़ना चाहते हैं। कहा भाई, कुरकुरे का पैकेट है, देश हमारा कुरकुरे का पैकेट है कि हलवा है कि चम्मच लेंगे उठा करके खा लेंगे? जो तरीका इन्होंने जेएनयू के साथ अपनाया था, वही तरीका उन्होंने इस देश के भीतर जो सीए एनआरसी का विरोध कर रहे थे उनके साथ अपनाया कि नहीं अपनाया? उनको देशद्रोही बोला कि नहीं बोला? उनको आतंकवादी बोला कि नहीं बोला? और वही तरीका ये आज देश के किसानों के साथ अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं? एक बात हमको सोच करके बताइए। कहते हैं कि किसानों की भलाई के लिए कानून लाए हैं। आए बाप, कैसा भलाई है कि किसान कह रहा है नहीं बाबूजी, हमको ही भलाई नहीं चाहिए, माए बाप अपना भलाई अपने पास रख लीजिए। आई जबरदस्ती कर रहे हैं, हम आपका भलाई करवे करेंगे। थोड़ा मामला समझ लीजिए कि क्या है। कहते हैं कि विपक्ष का नेता लोग भड़का दिया किसान को। भारी बुड़बक आदमी है जी। विपक्ष का नेता अगर जनता को भड़का सकता तो बोलिए आपका वोट लेकर के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं? विपक्ष के नेता का बात कौन सुनता है? बात तो लोग मोदी जी का सुनता है। कभी मन का करते हैं, कभी दिल का करते हैं, कभी आसमान का, कभी पताल का। देश तो प्रधानमंत्री को सुनता है। चापलूसी करते करते कोई पत्रकार इतना दूर निकल जाता है कि देश का सबसे लोकप्रिय नेता नहीं बोलता है, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बोलता है। एक सवाल जो वो बोल रहे हैं बार बार कि किसान नहीं समझ रहे हैं, तो आप समझा दीजिए। आप अपने कृषि मंत्री को नहीं समझा पा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के किसान नहीं समझ रहे हैं। जब कोई भाजपाई आपको पान के दुकान पर मिले और आपको कहे कि कृषि कानून बहुत अच्छा है, तो कहिए हाँ, अफसोस इस बात का है कि आपका कृषि मंत्री नहीं समझ पाई थी। याद है कि नहीं है? कृषि मंत्री इस्तीफा दे चुकी है। जब ये कृषि कानून आया तो इसके विरोध में वो एनडीए की कृषि मंत्री थी, कांग्रेस की कृषि मंत्री नहीं थी, वो इस्तीफा देती है। याद है कि नहीं है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं हुआ है ना? तो याद कर लीजिए, हम लोग देश के किसानों को नहीं भड़का रहे हैं सिपाही जी। दरोगा जी आप भी सुन लीजिए। देश के कृषि मंत्री ने कृषि कानून के विरोध में इस्तीफा दे दिया। बोलिए क्यों? क्या उनको भी समझ में नहीं आया? कानून जब लिख रहे थे तो कृषि मंत्री को कान में घुट्टी ठीक से नहीं पिलाए थे, क्यों इस्तीफा दे दिए? प्रधानमंत्री जी आए,
वहां समेट करके पार्लियामेंट में बोले एमएसपी था, है और रहेगा। हे गुरुदेव लिख दीजिए एक लाइन कानून में, क्या दिक्कत है? एक लाइन कानून में लिख देने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि एमएसपी था, है और रहेगा, क्यों नहीं लिख रहे हैं? यहीं पे खेल है। इस बात को आप समझिए कि पूरा मामला क्या है। मामला यह है कि बीएसएनएल जब बिक गया, बीएसएनएल जब आज नहीं है, तो जियो को आज मन है तो 500 रुपया ले रहा है, और कल मन होगा तो 5000 रुपया लेगा। आप क्या कर लीजिएगा? इस बात को आप समझिए कि एमएसपी यदि समाप्त हो जाएगी तो कल को अगर वो आपसे 5 रुपये किलो ले लेगा धान, तो आप क्या कर लीजिएगा? ऐसा नहीं है कि हर चीज पे एमएसपी मिलता है। केला पे एमएसपी मिलता है क्या? टमाटर पे एमएसपी मिलता है क्या? गोभी पे एमएसपी मिलता है क्या? सरसों पे एमएसपी मिलता है क्या? मात्र 27 फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है। और उसकी भी खरीद का अगर आप हिसाब किताब देखिएगा तो मध्य प्रदेश में इस बार 1,30,00,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। बताइए बिहार में कितना हुआ है? अंदाजा लगाइए। पत्रकार लोग बताइए, ज्ञानी लोग हैं आप लोग, बताइए कितना हुआ है? 5,000 मीट्रिक टन। कितना? 5,000 का है। हमारा गेहूं गोबर है क्या? हमारे गेहूं से आटा नहीं बनेगा? हमारे गेहूं से रोटी नहीं फूलेगा? हमारे गेहूं से बिस्कुट नहीं तैयार होगा? क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारे राज्य में एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान कह रहे हैं कि आप हमको भी बिहार के किसानों जैसा बना देना चाहते हैं। यह बात तो सच है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर कहीं के किसानों की है तो वो बिहार के किसानों की है। अपना गेहूं काट लेते हैं तब पंजाब का धान काटने के लिए जाते हैं, या पंजाब का धान काट लेते हैं तब अपना धान काटने के लिए आते हैं। यही सच्चाई है ना। और कोई झंझट नहीं है। प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा, तो एक लाइन लगेगा, ज्यादा इंक भी खर्च नहीं होगा। एक लाइन लिखने में कितना देर लगेगा? एक लाइन लिख दें कि एमएसपी से कम पे किसी भी फसल की खरीद नहीं होगी। अगर खरीद होगी तो यह आपराधिक होगा, और जो लोग ये काम करेंगे उनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। इसको लिखने में कोई दिक्कत है क्या? सरकार क्यों नहीं लिख रही है? सरकार अगर लिखेगी ना तो मार जूता जूता इनका मुंह फुला देगा। कौन 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 मुंह फुलाएगा? और ये जो दिन रात भजन होता है मोदी मोदी, ये भजन बंद हो जाएगा। क्या उस चैनल का मालिक कौन है? उस चैनल का मालिक कौन है? तो सरकार जिसकी करती है दरबानी, उसी का है चैनल। और जिसका है चैनल वही आज आने वाले समय में क्या खरीदना चाहता है? आपका खेत, आपका फसल, आपकी किसानी, आपकी खेती, और आपको क्या बनाना चाहता है? आपके ही खेत पर गुलाम। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इतवार को कानून पास हुआ है क्या सर? इतवार को कानून पास हुआ है, और जिस दिन कानून पास हुआ है उससे 2 दिन के बाद रिलायंस रिटेल में 50,000 करोड़ का अपना शेयर बेचा है। कितना? क्या को सुनना हुआ? 50,000 करोड़ पे क्या को सुनना हुआ? गिनती कर लीजिएगा। इस देश के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हम गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। और संकट सिर्फ ये नहीं है, ये तो सस्ता फोटोकॉपी है। ये जो पार्लियामेंट में बैठा है, कभी रोता है कभी हंसता है, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह उदल का डांस चल रहा हो। ये तो सस्ता फोटोकॉपी है। असल चुनौती इस देश के सामने ये है कि एक तरफ अमेरिका चाहता है इस देश के बाजार को कब्जा कर लेना, दूसरी तरफ चाइना चाहता है इस देश के बाजार को कब्जा कर लेना। आप बताइए, 135 करोड़ का यह देश, जहां महात्मा गांधी, फणीश्वरनाथ रेणु, नक्षत्र मालाकार, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग पैदा हुए, यह महान धरती, ये भारत भूमि जो अपनी आजादी को सेलिब्रेट करता है। एक तरफ उस देश के 135 करोड़ लोग हैं, उनकी आजादी का सवाल है, दूसरी तरफ ये लुटेरे और बेईमान इस देश को कब्जा कर लेना चाहते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये लड़ाई
सीधे तौर पर देश बचाने वालों और देश बेचने वालों के बीच में है। आप क्या कर लीजिए कि आप किसके साथ खड़े हैं। ये लड़ाई किसानों और बेईमानों के बीच है। ये लड़ाई हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर के बीच में है। ये लड़ाई आप सीधे तौर पे समझ लीजिए कि एक तरफ वो लोग हैं जो 1947 में हमको आजादी मिली है, जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, उस संविधान को बचाने वाले लोग हैं। दूसरे लोग वो हैं जो अंबानी और अडानी के दरवाजे पे आज दरबानी करने के लिए तैयार हैं। एक बात बताइए, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जब प्याज की पैदावार होती है, जब केला का पैदावार होता है, जब आम का पैदावार होता है, जब गेहूं की पैदावार, जब धान की, मकई की, मखाना की पैदावार होती है, तो जिसके पास पूंजी होगा तो इलाके का सारा मखाना, सारा गेहूं खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है। तो पहले कानून ये था कि एक लिमिट के बाद आप किसी भी आवश्यक वस्तु का भंडारण नहीं कर सकते हैं। अगर आप भंडारण कीजिएगा तो दरोगा को जो पावर है तो जाकर के उसके ऊपर छापा मार सकता है। इसीलिए आप सुनते होंगे जब प्याज 80 रुपए किलो हो जाता था तो प्याज के गोदाम पे छापा पड़ता तक नहीं पड़ता था, और फिर प्याज का दाम घट करके 40 से 20 रुपए पहुंच जाता था। आज के डेट में इन्होंने काला बाजारी को कानूनी अमली जामा पहना दिया है। ये पूरा का पूरा लड़ाई, इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये इस देश के आम और आवाम की थाली में रोटी, नमक, प्याज, दाल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये उसकी लड़ाई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसीलिए इस लड़ाई को सिर्फ फार्मर के तौर पे नहीं, बल्कि इस देश में सिटीजन के तौर पे, कंज्यूमर के तौर पे हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। बोलिए, इसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं। ठेकेदारी का जो ये कानून ये लेकर के आए हैं, 3 कानून है, याद रखिएगा। एक, मंडी समाप्त करने का कानून, दूसरा, किसानों के खेत को ठेका प्रथा पे देने का कानून, और तीसरा, जो आवश्यक वस्तु है उसके काला बाजारी को बचाने का ये 3 कानून है। यह बात मैं आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए आया हूं कि ये बिहार की धरती है। जितना दिल्ली में हंगामा होना है हो जाने दीजिए। जब तक आंदोलन की अलग पूर्णिया और पटना से नहीं होगी तब तक मोदी का कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर इस लुटेरी सरकार को आप बदलना चाहते हैं तो आंदोलन की आगाज उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों से और बिहार की धरती से हमको करना पड़ेगा। तभी हम इस सरकार को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। किसानों और मजदूरों के हक और अधिकार के लिए जय जवान जय किसान और जय संविधान के संकल्प को पूरा करने के लिए इस लड़ाई को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बोलिए, इस लड़ाई में, इस संकल्प में आप लोग एकजुट होने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? पक्का है ना? तो किसानों का आह्वान है, उस आह्वान के साथ खड़े होइए। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार का गरुड़ कितना भी क्यों न हो, जब जनता सड़क पर उतरती है तो गरुड़ भी टूट करके गिरता है। इस सरकार का गरुड़ भी तोड़ेंगे और बिहार में, देश में किसानों और जवानों के संकल्प के साथ जय जवान जय किसान और जय संविधान के नारे के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम आयोजकों का और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद कहते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.